हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामिड टॉपिक पे। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के बारे में। साथ ही हम जानेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ब्लड कंपोनेंट्स और ब्लड कोएगुलेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। हमारे ब्लड में मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पसल्स। ये जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, इनमें कुछ विशेष एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और यही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। और प्लाज्मा में यही आरबीसी तैरती रहती हैं। और प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर एंटीजन के कंपैरिजन में कुछ इस प्रकार से होता है कि इनके सिरे, मतलब एंटीजन का सिरा और एंटीबॉडी का सिरा, दोनों ही आपस में फंस ना सकें या फिर चिपक ना सकें। ब्लड ग्रुप को तीन प्रकार से बांटा जाता है: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। हर ब्लड ग्रुप की आरबीसी में अलग अलग एंटीजन और उनके विपरीत एंटीबॉडी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ब्लड सैंपल लेते हैं और इसकी आरबीसी में ए जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि आरबीसी में ए एंटीजन है और यह ब्लड ग्रुप ए है। अब इसकी एंटीबॉडी ए ना होकर बी होगी, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होगी वो बी होगी और उसकी एंटीबॉडी ए होगी। और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी होगा, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ये हम जानेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा लेकिन इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। अब ये सवाल उठता है कि हमारी रेड ब्लड सेल्स की एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी क्यों होती है। अगर किसी भी आरबीसी में एंटीजन ए है और उसकी एंटीबॉडी भी ए ही हो, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? ए एंटीजन से ए एंटीबॉडी मिलकर आपस में फंस जाएगी, क्योंकि इनके सिरे इस प्रकार से होंगे कि इनकी जो आरबीसी प्लाज्मा में तैर रही है, तो जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी हैं वो उनके सिरे इनके एंटीजन से फंसने के चांसेस पूरे होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन हो जाएगा अगर, तो क्या होगी, वो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। यही कारण होता है कि किसी भी आरबीसी में जो एंटीजन होते हैं उसी की अपोजिट एंटीबॉडी होती है, ताकि उसमें फंस ना सकें और एग्लूटिनेशन ना हो सके। अब जैसा कि हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, तो उसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं होती हैं? ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं, और अगर उसमें कोई भी एंटीबॉडी आती है, अगर वो ए हो या बी हो, तो उसके अगेंस्ट दोनों ही वो एग्लूटिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से ये इसमें एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ को देखते हैं। ब्लड ग्रुप ओ ऐसा होता है कि इसमें दोनों ही एंटीबॉडी होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इस वजह से इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन है ही नहीं, तो वो एंटीबॉडी किससे जाके फंसेगी। यही कारण होते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ को हमेशा यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ये हम आगे और अच्छी तरह से जानेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मतलब किस ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए है जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है। तो अब इसको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? हम इसे ब्लड ग्रुप ए दे सकते हैं और ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसकी एंटीबॉडी जाके उससे इंटरेक्शन कर सकती है। ठीक इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी, जिसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी, तो इसको बी का तो दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा देंगे तो एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी, और ओ में एंटीजन होता ही नहीं है, तो उसको देने से कोई नुकसान। अब ब्लड ग्रुप ए बी को देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी जिसमें कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई भी रिएक्शन का इसमें चांसेस नहीं है।
अब ब्लड ग्रुप ओ के बारे में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ए बी है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर कह देते हैं। अब ब्लड ग्रुप ओ जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती है, तो ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये किसी दूसरे ब्लड को नहीं ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों तरह की होती हैं। ए का चढ़ाएंगे तो एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी, बी का चढ़ाएंगे तो भी एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी। ओ को देंगे, ओ में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये एक ख़ास बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो अगर उसको रिसीव करना है तो वो केवल ओ ब्लड ग्रुप का ही ले पाएगा, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। अब हम ये बात करते हैं आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। आर एच फैक्टर को सबसे पहले डिस्कवर किया था रीसस मंकी, जो कि लाल मुंह वाला बंदर होता है, और रीसस की वजह से ही इसे आर एच फैक्टर भी कहते हैं। इसकी भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और एलेक्जेंडर विनेक्स ने की थी, जो कि 1940 में की थी। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में बहुत सारे एंटीजन को डिफाइन किया जाता है, लगभग 50 के बारे में, लेकिन इसमें कुछ 6 कॉमन एंटीजन होते हैं, जो कि कैपिटल डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई और स्मॉल डी, स्मॉल सी और स्मॉल ई होते हैं। इसमें कैपिटल डी इज़ मोस्ट प्रिविलेंट एंटीजन होता है, और आर एच एंटीजन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। इसे डी एंटीजन भी कहते हैं। अक्सर हम लोग ये आपस में डिस्कशन करते हैं, ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम किसी का ब्लड ग्रुप पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए निगेटिव है या बी निगेटिव है या फिर ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव है। तो ऐसा कैसे होता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही आर एच सिस्टम होता है। अगर आर बी सी में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो ये आर एच पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो ये आर एच निगेटिव होगा। अगर किसी ब्लड ग्रुप, उदाहरण के तौर पर हम बी निगेटिव ब्लड ग्रुप को लें, तो इसमें आर एच एंटीजन, बी ग्रुप में अगर एंटीजन नहीं है आर एच एंटीजन तो इसे बी निगेटिव बोलेंगे, और अगर आर एच इसमें प्रेजेंट है तो इसे बी पॉजिटिव कहेंगे। यही रूल हर ब्लड ग्रुप के अंदर होता है, मतलब ब्लड ग्रुप ए के लिए भी यही रूल होगा, बी के लिए भी होगा और ओ के लिए होगा। मतलब अगर उसमें आर एच एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच नहीं है तो वो निगेटिव होगा। तो ये हो गई बात आर एच एंटीजन के बारे में। अब हम आर एच एंटीबॉडी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ए बी यू सिस्टम में अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है। ये एंटीबॉडी नेचुरल एंटीबॉडी होती है, जबकि आर एच सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर किसी ब्लड ग्रुप में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके लिए कोई नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये आर एच एंटीबॉडी आर एच एंटीजन से इंटरेक्ट होकर अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। इसीलिए आर एच एंटीजन के लिए कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती है। दूसरा, ये जो आर एच एंटीजन होते हैं ये आईजीजी नेचर के होते हैं, और यही वजह है कि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं, जबकि एबीओ सिस्टम की जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। आर एच सिस्टम में एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस होती है जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है। मतलब इसमें नेचुरल एंटीबॉडी तो नहीं होती है, लेकिन अगर कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है या कि एक्सपोजर होता है उसका दूसरी एंटीबॉडी का, तब ये अपनी एंटीबॉडी उसको प्रोड्यूस करती है। इसके लिए समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसे हम HTR यानी कि हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है और उसे ब्लड की आवश्यकता है, तो एज पर रूल उसे बी निगेटिव ब्लड ही चाहिए। लेकिन अगर हम उसे ब्लड बी पॉजिटिव चढ़ा दें तब क्या होगा? बी निगेटिव ब्लड में कोई भी आर एच एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बी पॉजिटिव ब्लड में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। तो जब बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की रेड सेल्स खून चढ़ाने के दौरान बी निगेटिव ब्लड वाले व्यक्ति की आरबीसी में मिलेगी, तो बी पॉजिटिव ब्लड की ये आर एच एंटीजन या जिन्हें हम डी एंटीजन कहते हैं वो भी साथ में आ जाएंगी। तो अब तुरंत क्या होगा कि बी निगेटिव ब्लड जिसमें पहले से कोई आर एच एंटीजन नहीं थी, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते ही ये आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, और यही एंटीबॉडी
ब्लड सेल्स की एंटीजन से जाकर चिपक जाएंगी और अपनी ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और इसी सिचुएशन को हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसे HTR कहते हैं। इसीलिए किसी भी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं। जो जिसका अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ब्लड और निगेटिव है तो निगेटिव वाला ब्लड ही चढ़ाया जाता है। हीमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हीम मतलब ब्लड सेल्स, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, अर्थात ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होना ही HTR यानी कि हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। अब अगर ये कंडीशन हो जाती है तो क्या क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं? अगर हम दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दें किसी व्यक्ति को तो उस कंडीशन में एग्लूटिनेशन हो जाएगा और उसकी ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, जिसके कारण उसको सीवियर एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा और यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये कंडीशन सबसे ज़्यादा रिस्क की हो सकती है अगर कोई प्रेगनेंसी की कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन होती है एक प्रेगनेंसी में। तो आइए हम इस एग्जांपल से इसको समझते हैं। माना कि प्रेगनेंसी की सिचुएशन में मदर RH निगेटिव है और उसका फीटस या पेट में पल रहा बच्चा जो कि B पॉजिटिव है, वो निगेटिव भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर एक स्पेशल एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि ABO सिस्टम के तहत जो एंटीबॉडी होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू अगर RH निगेटिव मदर है तो RH पॉजिटिव यानी कि जो बच्चा पेट में पल रहा है तो उसको प्लेसेंटा के थ्रू कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस सिचुएशन में फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर यही सिचुएशन रिपीट हुई उसी मदर के साथ तो सेकेंड डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी थोड़ा ब्लड मदर के अंदर जा सकता है। माँ का ब्लड जिसमें कोई भी RH एंटीजन नहीं है, लेकिन जब बच्चा RH पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड माँ के अंदर अगर गया तो साथ में ये एंटीजन भी आ जाएगा, और जब ये एंटीजन आ जाएगा तो मदर के ब्लड की सेल्स भी इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेंगी। अब बच्चा तो डिलीवरी के बाद जन्म ले लेगा और पूर्णतः स्वस्थ भी रहेगा, लेकिन मदर के अंदर जो एंटीजन आ गई हैं तो बनी हुई एंटीबॉडी को मदर की मेमोरी सेल्स अपने अंदर छुपा के रख लेती है। मतलब अब अगर आगे कभी एंटीजन यही दोबारा आया तो मेमोरी सेल्स उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो क्या होगा अगर यही सिचुएशन रिपीट हुई सेकेंड प्रेगनेंसी में? तो अब देखते हैं, मदर वही जो कि RH निगेटिव है और बच्चा फिर से RH पॉजिटिव है। अब मदर की जो मेमोरी सेल्स ने जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान एंटीबॉडी बना लेके रख ली थी, जो कि पहले बच्चे के रेड ब्लड सेल्स के RH एंटीजन के साथ मिली थी, अब मदर के पास भी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है और हम पहले देख चुके हैं कि RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इस स्थिति में क्या हो सकता है? तो अब ये एंटीजन प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के ब्लड में मिलने लगेगी और बच्चे की ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगी। तो इससे क्या होगा? इसके कारण बच्चे को हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी होने लगेगी, जिससे कि सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस और बच्चे की डेथ भी पॉसिबल हो सकती है। इसी कंडीशन को हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, इसे HDN कहते हैं। साथ इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और होती भी है, पर क्या इससे बचने का कोई उपाय है? तो जवाब है बिल्कुल। इस सिचुएशन में नॉर्मली क्या करते हैं, मदर के अंदर RH एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, जिसके कारण वो एंटीबॉडी बना सके, और अगर प्लेसेंटा के थ्रू अगर बच्चे का एंटीजन अगर किसी तरह से जाता है तो वो जो एंटीबॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर सके, तो इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में, RH फैक्टर के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।